दिल्ली की हवा अब हवा नहीं, जहर है। और ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं है, ये आज की, अभी की हकीकत है। पूरा उत्तर भारत एक धुंधले, धूल भरे गैस चेंबर में सांस ले रहा है। ये नंबर देखिए 795। ये दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब AQI है। समझने के लिए 0 से 50 का मतलब है ताजी हवा और 500 का मतलब इमरजेंसी। तो फिर 795 क्या हुआ? पता है, साइंटिस्ट को लगता था कि 500 का आंकड़ा तो कोई शहर कभी पार ही नहीं कर पाएगा। लेकिन वो गलत है, बिल्कुल गलत। दिल्ली के कुछ हिस्सों में तो ये नंबर 1700 तक पहुंच गया। जी हां, 1700। हवा इतनी खतरनाक हो चुकी है कि वेदर ऐप्स पर दिल्ली के मौसम का हाल बताने के लिए अब बस एक ही इमोजी बची है, एक खोपड़ी की। ये किसकी हालत है? एक 40 साल के चेन स्मोकर के फेफड़ों की? नहीं, ये दिल्ली में रहने वाले उन बच्चों के फेफड़े हैं जिन्होंने कभी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। उनका गुनाह बस इतना है कि वो सांस ले रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली में आज पैदा होने वाला हर बच्चा सिर्फ इस हवा में सांस लेने की वजह से अपनी जिंदगी के 8 से 10 साल खो देगा। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या ये हमारी किस्मत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिल्ली की ही तरह एक और राजधानी थी जो बिल्कुल इसी तरह की एक, कह सकते हैं, भौगोलिक जेल में फंसी हुई थी। नाम है बीजिंग, और उन्होंने इस जेल से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ निकाला। देखिए, दिल्ली और बीजिंग की कहानी ना काफी मिलती जुलती है। दोनों शहर एक भौगोलिक कटोरे में बसे हैं, मतलब चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे हुए। तो होता क्या है कि सारा का सारा पोल्यूशन अंदर आके फंस जाता है और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता, बिल्कुल एक जेल की तरह। और सर्दियां आते ही ये हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। एक अजीब सा फिनोमिनन होता है जिसे कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। आसान भाषा में समझे तो गर्म हवा की एक परत ऊपर आकर एक ढक्कन जैसा बना लेती है और शहर का सारा जहर, सारा धुआं नीचे ही फंस कर रह जाता है। आप इसे एक पोल्यूशन सैंडविच समझ सकते हैं जिसमें हम सब बीच में फंसे हुए हैं। और इस जहर में जो सबसे खतरनाक चीज है वो है PM 2.5। ये इतने छोटे कण होते हैं कि हमारे बाल से भी 30 गुना छोटे। इतने छोटे कि हमारे शरीर का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वो इन्हें पकड़ ही नहीं पाता, और ये सीधे हमारे खून में घुस जाते हैं। ये एक ऐसा दुश्मन है जिसे हम देख भी नहीं सकते। तो एक जैसी जेल, एक जैसी समस्या, सब कुछ सेम। लेकिन यहां से दोनों शहरों की कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि दोनों ने जो रास्ता चुना वो एक दूसरे से एकदम उलट था। साल 2013, बीजिंग का AQI 750 के पार चला गया। तब चीन ने क्या किया? उन्होंने बहाने नहीं बनाए, उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय संकट माना और प्रदूषण के खिलाफ सीधे सीधे युद्ध का ऐलान कर दिया। और ये सिर्फ खोखली बातें नहीं थीं। चीन ने एक्शन लिया। $100 अरब इस लड़ाई में झोंक दिए। 2000 से ज्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पर ताला लगा दिया। बड़े बड़े उद्योगों को शहर से बाहर कर दिया। और तो और 35 अरब पेड़ लगाए। उन्होंने सिर्फ ऊपरी तौर पर इलाज नहीं किया, बल्कि बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने की ठान ली। और जरा सोचिए, जिस वक्त बीजिंग ये जंग लड़ रहा था उस वक्त दिल्ली में क्या हो रहा था? रिपोर्ट्स ये आईं कि यहां अधिकारी AQI मॉनिटर पर पानी छिड़क रहे थे। हाँ, पानी, ताकि मीटर पर जो नंबर है वो कम दिखाई दे। मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय उसे लिटरली धोया जा रहा था। और ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। देखिए, प्रदूषण से लड़ने के लिए एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बनाया गया। उसके तहत जो फंड्स दिए गए उनमें से 43%, यानी करीब करीब 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आज भी सरकारी खातों में यूं ही पड़े हैं, उनका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। और जो पैसा खर्च हुआ भी, उसका क्या? उस पैसे का लगभग 64% हिस्सा सिर्फ धूल कंट्रोल करने में लगा दिया गया। मतलब सड़कों पर पानी छिड़कना और ऐसे ही दूसरे टेम्पररी कामों पर। वो कहावत है ना, जड़ पर नहीं, सिर्फ पत्तों पर पानी डालना। बस वही हुआ। तो फिर बीजिंग ने ऐसा क्या अलग कर दिया जो हम नहीं कर पा रहे हैं? उन्होंने कोई जादू नहीं किया। उन्होंने बस एक साफ सुथरी 5 स्टेप की योजना बनाई और फिर उसे पूरी सख्ती के साथ लागू किया। पहला स्टेप, जो सबसे बड़े गुनाहगार हैं उन पर एक्शन लो। बीजिंग ने अपनी 2000 सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों और स्टील प्लांट्स को या तो हमेशा के लिए बंद कर दिया या शहर से बहुत दूर भेज दिया। ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला था, लेकिन उन्होंने इसे लिया। दूसरा स्टेप, घरों के अंदर बदलाव लाओ। सरकार ने लोगों को सब्सिडी दी और लाखों घरों से कोयले पर चलने वाले पुराने चूल्हों को हटवाकर उनकी जगह नए इलेक्ट्रिक या गैस हीटर लगवाए।
मतलब प्रॉब्लम को हर लेवल पर टैकल किया। तीसरा स्टेप, ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह बदल दो। चीन ने अपना सबवे नेटवर्क इतना बड़ा कर दिया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया। सड़कों पर लाखों इलेक्ट्रिक बसें उतार दी। मकसद साफ था, पोल्यूशन फ्री ट्रैवल को लोगों के लिए सबसे आसान और सबसे सस्ता ऑप्शन बना दो। चौथा, और ये शायद उनका सबसे स्मार्ट मूव था, पराली की समस्या का हल। उन्होंने सिर्फ पराली जलाने पर बैन नहीं लगाया, क्योंकि वो जानते थे कि ये काफी नहीं है। इसके बजाय उन्होंने किसानों के लिए पराली को बेचना जलाने से ज्यादा फायदेमंद बना दिया। अब किसानों के लिए पराली जलाना एक आर्थिक बेवकूफ़ी थी। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और पांचवा और आखिरी स्टेप, जबरदस्त अकाउंटेबिलिटी। वहां के जो लोकल अधिकारी थे, उनके प्रमोशन को सीधे सीधे उनके इलाके की हवा की क्वालिटी से जोड़ दिया गया। मतलब हवा साफ करोगे तो प्रमोशन मिलेगा, नहीं तो सजा के लिए तैयार रहो। सिंपल। अब ये सब सुनकर शायद ऐसा लगे कि भाई ये सब तो सिर्फ एक तानाशाही, एक ऑथोरिटेरियन देश में ही हो सकता है ना? लेकिन कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी है, एक ऐसा छुपा हुआ हथियार जो इस पूरी सोच को बदल कर रख देगा। तो क्या वाकई में ऐसे बड़े और सख्त फैसले लेने के लिए एक तानाशाही सरकार ही चाहिए? शायद नहीं। ये नंबर देखिए, 37%। चीन में जब आम लोगों ने प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों को पब्लिक में शर्मिंदा करना, मतलब पब्लिक शेमिंग शुरू किया, तो प्रदूषण फैलाने के मामलों में 37% की गिरावट आई। ये सरकार ने नहीं किया, ये वहां के लोगों ने कर दिखाया। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यानी जनता की जवाबदेही एक ऐसा पावरफुल टूल है जो हर सिस्टम में काम करता है। भारत में ही देखिए, केरल में गांव वालों ने मिलकर एक बड़ी कोका कोला फैक्ट्री बंद करवा दी थी। न्यूयॉर्क में लोगों ने अपने मकान मालिकों पर दबाव डालकर उन्हें क्लीन हीटिंग सिस्टम लगाने पर मजबूर कर दिया। ये शक्ति किसी देश या सिस्टम की मोहताज नहीं है। तो देखिए, सॉल्यूशन मौजूद है, पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है। बीजिंग के सामने भी वही पहाड़ थे, वही बहाने थे, वही राजनीतिक मुश्किलें थीं। लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक सहूलियत के ऊपर अपने बच्चों के फेफड़ों को चुना। सवाल अब बस एक ही बचता है, हम क्या चुनेंगे?